हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मेरा नाम है आदित्य खंडेलवाल एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो ये है लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो में हमने नया टॉपिक चालू किया था, उसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, फीचर्स डिस्कस करेंगे हम उसकी। तो एक बार पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो कंपनी क्या होती है, जो या तो इस एक्ट के अंदर या इससे किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसे कंपनी बोलते हैं। कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ये? द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी में। जो डेफिनेशन में जो पॉइंट लिख रहे थे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील, वो सब डिस्कस करेंगे हम फीचर्स में। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इफ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज़ क्रिएटेड बाई प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। तो कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको मैन ने क्रिएट किया हो। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जिसको हमने बनाया हो, मैन ने क्रिएट किया हो। और हम क्या हैं? जो हम हैं ह्यूमन बींग्स, वो क्या है? नेचुरल हैं। तो आर्ट तो हम क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कैसे क्रिएट किया जाता है? हमें कैसे क्रिएट किया जाता है? नेचुरल बर्थ से। लेकिन कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है? लॉ के द्वारा। तो इट इज़ लीगल एंड क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है? लॉ के द्वारा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। हमें क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। एक लाइक नेचुरल पर्सन्स, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेब्ट्स, बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, sue and be sued, but unlike they cannot breathe, eat, run, talk and so on। अब आप समझे कि कंपनी वो सब चीज़ें कर सकती है जो हम कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी पैसा उधार ले सकती है, कंपनी पैसा उधार दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है या कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है। तो ये सब फीचर्स कंपनी कर सकती है। लेकिन कंपनी क्या नहीं कर सकती? वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती, ऐसे खेल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। तो ऐसे जो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं वो नहीं कर सकती कंपनी हमारी तरह। बाकी लीगल तरीके से सब कुछ कर सकती है जो हम कर सकते हैं वैसे। इट्स देयरफॉर कैन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल पर्सन। आया समझ में? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद वो खुद एक अलग एंटिटी बन जाती है, उसका एक अलग अस्तित्व हो जाता है। आप समझिए कि एक कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस के तो लाखों शेयर होल्डर है, करोड़ों शेयर होल्डर है। तो क्या रिलायंस उन शेयर होल्डर्स के नाम पे थोड़ी चल रही है? रिलायंस का खुद का अपना अस्तित्व है। वैसे ही कंपनी का क्या खुद का एक अस्तित्व होता है। लेकिन जैसे आप समझिए पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या नाम होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप तो उसका जो मालिक होता है उसके हिसाब से चलती है। उसका मालिक का इस अस्तित्व रहेगा, उसकी एंटिटी रहेगी तभी रहेगी। अगर उस सोल प्रोप्राइटर ही मर गया तो उसका बिजनेस भी ख़त्म। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो कंपनी क्या है? खुद का एक अस्तित्व रखती है और इसके मेंबर से ही अलग होती है। कल को मेंबर अगर दिवालिया हो जाए तो कंपनी दिवालिया नहीं होएगी। आप समझिए, इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स के असेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं, मेंबर्स के कुछ भी पर्सनल असेट होते हैं वो कंपनी के नहीं होते। और जो कंपनी के असेट होते हैं वो मेंबर के पर्सनल असेट नहीं होते। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों के असेट और लाइबिलिटीज़ अलग अलग होते हैं। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम। तो जैसे पार्टनरशिप होती थी उसमें
बिजनेस और बिजनेस के पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों सेम ही होते थे, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में लॉ कंपनी को और कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको अलग अलग मानती है, उनको सेम नहीं मानती। तो आया होगा आपको कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन। कंपनी बनती कैसे है, कैसे फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप होती है वो भी इजी टू क्रिएट होती है, इजी टू डिसॉल्व होती है, मतलब आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इजी टू ओपन एंड इजी टू क्लोज, मतलब आसानी से उसे क्रिएट कर सकते हैं, जब मर्जी हो जब क्रिएट करो, तब मर्जी हो तब बंद करो। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या है, कंपनी को फॉर्मेशन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिनको प्रिपेयर करना पड़ता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो वो कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, तभी वो उसकी फंक्शनिंग के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है एक कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दी थी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी प्रीवियस लॉ के अंदर, जो पहले ही बता चुके हैं। ये सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर प्रीवियस लॉ शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज। वो मैंने कल भी बता दिया था आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 के अंडर जो रजिस्टर हो वही कंपनीज मानी जाएगी। उससे पहले भी अगर कोई रजिस्टर्ड हो, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 और या उससे भी पहले किसी कंपनी लॉ से, तो उन सबको भी कंपनीज की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। A company being a creation of law can be brought to an end by only law। मतलब क्या है इसका कि एक कंपनी जिसको बनाया लॉ से गया है उसको ख़त्म भी, मतलब उसको बंद भी सिर्फ लॉ से ही किया जा सकता है, और कभी भी वो कंपनी बंद नहीं हो सकती। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर। तो कंपनी को बंद करने के लिए डिस्क्लोज, जो कंपनी को क्लोज करने के लिए भी इसका एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि अब मन मर्जी से आज कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं कल बंद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो कंपनी उसको और कंपनी के क्लोज़र को बोलते क्या है, वाइंडिंग अप। तो उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है। तो जब वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है तभी कंपनी बंद होती है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। पहले ही बता दी थी ये बात कि कितने ही मेंबर आएंगे, कितने ही मेंबर जाएंगे, कितने ही मेंबर मरेंगे, कितने ही मेंबर और आएंगे कंपनी में, लेकिन उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी वैसी की वैसी ही रहेगी, चलती रहेगी। तो क्या परपेचुअल सक्सेशन का हम शॉर्ट में बताएं तो क्या होता है कि कंपनी पे किसी मेंबर के आने से किसी मेंबर के जाने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनीज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। तो कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो वो हाथ किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है कंपनी का मैनेजमेंट। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वही शेयर होल्डर्स में से किसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है। कुछ लोगों को जो कंपनी के सारे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। द डायरेक्टर्स हैज़ ए पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर्स के पास एक ऐसी पोजीशन होती है कि वो डायरेक्ट कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनको किसने बनाया है? जो शेयर होल्डर्स ऑफ, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बनाया है। इमेंस सिग्निफिकेंस का क्या मतलब? जिनका सबसे ज़्यादा
जो इम्पोर्टेंस हो, अत्यधिक महत्व हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है कंपनी में? जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका ही होता है। और अगर कभी कोई भी गड़बड़ होती है तो शेयर होल्डर्स किसको पकड़ते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। तो उनको जो अकाउंटेबल होते हैं वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द शेयर होल्डर्स हाउएवर डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसके तो हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। तो क्या सारे शेयर होल्डर रोज़ रोज़ जाके कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, कुछ भी काम होता है, उसमें रोज़ रोज़ जाके दखल थोड़ी देते हैं। उन्होंने तो सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। कोई बड़े डिसीजन होते हैं तो जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलते हैं कि वो अपना सजेशन रख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि कंपनी की जो डेली एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें भी जाके वो दखल अंदाजी करें। तो ये होता है कंट्रोल। क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, उनको ऐसा राइट नहीं होता कि जो डे टू डे बिजनेस की रनिंग है उसमें भी वो इंटरफेयर करे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? सिक्स्थ पॉइंट, लाइबिलिटी। तो मैं आपको एक बार सारे जो अपने जो हमने टाइप फॉर्म्स पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ साथ इसका डिफरेंस भी लेता चल रहा हूँ कि उसमें क्या होता था तो इसमें क्या होएगा। तो आपको क्या क्लियर हो जाएगी इमेज कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो लाइबिलिटी है, तो जैसे आप समझे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या लाइबिलिटी होती थी कि जो भी लाइबिलिटी होती थी उसको सिर्फ उसका ओनर ही बियर करता है, क्योंकि सिंगल ओनर है सोल प्रोप्राइटर। तो बिजनेस में कोई भी लॉस हो प्रॉफिट हो सब उसका ही है। लॉस होगा तो उसको खुद के घर भी बेचना पड़ सकता है, पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप में भी सेम था, उनकी लाइबिलिटी रहती थी अनलिमिटेड। कोई उनकी मतलब उनके घर के असेट और बिजनेस के असेट सब सेम ही होते थे पार्टनरशिप में। लेकिन अब कंपनी में क्या है वो पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन कंपनी। तो लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है कि जितना शेयर आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, बस उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी। उससे ज़्यादा आपको कभी भी किसी भी कीमत पर देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कंपनी को कितना ही लॉस हो, कितनी ही लाइबिलिटी हो। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द असेट्स ऑफ कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द ओनर दैट ओज द डेब्ट्स। तो जो क्रेडिटर्स हैं ना कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के असेट है वो क्यों ले सकते हैं अगर उनके जो क्लेम हैं, जो कंपनी को उन्होंने उधार दे रखा है, या मान लीजिए कोई सामान जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है कंपनी को, तो उसका जो क्लेम है उनका, उसको सेटल डाउन करने के लिए जो कंपनी के असेट है, कंपनी की कुछ भी असेट है जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है कंपनी की, जो कंपनी कोई भी असेट है उससे वो अपना जो कंपनसेशन कर सकते हैं, उससे वो कंपनी अपना खुद का लॉस बियर कर सकते हैं, अपना लॉस कम कर सकते हैं कंपनी की उन असेट्स से। ये राइट होता है शेयर होल्डर, वो क्रेडिटर्स होते हैं जो कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है पैसे, उनसे। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। तो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है? सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनमें से कितना बच रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, 10,000 शेयर्स में अपने कैपिटल को डिवाइड कर दिया, 10 रुपये पर शेयर, तो 1 लाख रुपए हो गए। अब 10,000 शेयर हो गए और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो कंपनी क्या करती है, अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास भी एक साथ 10 रुपये जितना शेयर देने के पैसे नहीं होते। जैसे आप समझिए सिर्फ 10,000 ने, तो हमने एग्जांपल लिया है शेयर का, 10,000 शेयर का, करोड़ों हजारों करोड़ों के अंदर होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को देती है मौका कि थोड़े थोड़े करके देने का। जैसे जो 10 रुपये है उनको मान लीजिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 रुपये
₹2 पर शेयर आपको देना है एग्रीमेंट के टाइम पे, फिर ₹2 पर शेयर जब अगली बार कंपनी आपसे पैसा मांगे तब देना है। जैसे आपने 1000 शेयर परचेज़ कर रखे हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन के टाइम पे ₹2 के हिसाब से ₹2000 देने होंगे। फिर अगले बार जब कंपनी मांगे तो फिर ₹2 के हिसाब, जैसे मान लीजिए अगले एप्लीकेशन जो मनी है उसकी पैसे जो कंपनी ने क्या फ़िक्स कर रखे हैं उस हिसाब से आपको देने होंगे। तो ऐसे आपके बचेंगे कितने पैसे, 4 बार में आप पूरा पेमेंट कर देंगे। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक बार का पैसा दे रखा है, मान लीजिए 2 बार का दे रखा है, तो आपने ₹4 तक का पेमेंट कर रखा है। मतलब 1000 शेयर आपने खरीद रखे हैं और ₹4 तक का आपने पेमेंट कर रखा है। अब बचा कितना, सिर्फ ₹6 तक का पेमेंट बचा है, यानी कि सिर्फ ₹6000 का पेमेंट बचा है आपका। तो अब कंपनी को अगर कोई लॉस हुआ, कोई लायबिलिटी हुई, तो सिर्फ आपको वो ₹6000 से ज़्यादा नहीं ले सकते आपसे। ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है। सपोज अक्षय इज ए शेयर होल्डर इन ए कंपनी होल्डिंग 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन ईच विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड 7 पर शेयर। तो अक्षय एक शेयर होल्डर है कंपनी का जिसने 2000 शेयर परचेज कर रखे हैं ₹10 ईच, मतलब ₹20,000 के शेयर परचेज कर रखे हैं 2000 शेयर। उसमें से उसने ₹7 के तो पहले ही पे कर दिए हैं, मतलब ₹14,000 पहले ही पे कर दिए। अब बचे कितने उसके, सिर्फ ₹6,000, ₹3 बचे बाकी के। तो 2000 इंटू 3 करेंगे, 6000 शेयर बचे। तो उसकी लाइबिलिटी कितनी हुई, हिज लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉसेस कंपनीज फेलियर टू पे डेब्ट्स कैन बी ओनली ₹6000। सिर्फ उसकी लाइबिलिटी कितनी हुई, 6000। बियॉन्ड दिस ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टुवर्ड्स द डेब्ट्स और लॉसेज ऑफ द कंपनी। इससे ज़्यादा कंपनी के कोई भी डेब्ट्स और लॉसेज में वो लाइबल नहीं होगा पे करने की। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है ये पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन द नेम बाई इटसेल्फ। अब जैसे कंपनी है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब डेफिनेशन पढ़ाई थी उस वक्त ही, कि कंपनी अब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, दिख रही थोड़ी है कंपनी, दिखती थोड़ी है अपने को। जो आपको दिखती है ना वो कंपनी की बिल्डिंग होती है, कंपनी नहीं। तो कंपनी इनविजिबल होती है, कंपनी कोई हवा में थोड़ी साइन करेगी। तो उसके लिए क्या होती है, कंपनी की एक कॉमन सील बनती है, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है। तो जब कोई भी इस एग्रीमेंट साइन करना होता है, डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, तो उस कंपनी की सील लगती है उस डॉक्यूमेंट पे। तो उसे बोलते हैं कॉमन सील। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील विच एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। उसी को कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट जिस पे कंपनी की साइन मतलब सील ही नहीं लग रखी, तो उसको कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और कभी भी कंपनी उससे बाउंड नहीं होगी उस डॉक्यूमेंट से। इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आज का, रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेस इन कंपनी इज बोर्न बाई ऑल द शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी में जो लॉसेस होते हैं, जो रिस्क होता है लॉस होने का, वो कौन बियर करता है, जो कंपनी के जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो बियर करते हैं। दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और फ्यू पर्सन्स रेस्पेक्टिवली बियर द लॉसेस। तो कंपनी में तो क्या होता है, सारे शेयर होल्डर बियर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिंगल ओनर होता था, तो लॉस होए तो भी वही बियर करेगा, प्रॉफिट होए तो भी वही बियर करेगा। पार्टनरशिप में भी यही होता था। जो कुछ पार्टनरशिप में कम ही पार्टनर होते हैं, मतलब मेंबर कम ही होते हैं पार्टनरशिप में, तो अब कम मेंबर होते हैं, तो जितना कितना भी बड़ा रिस्क हो उनको ही बियर करना है वो। तो लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में तो मेंबर भी बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों मेंबर्स होते हैं। तो लॉस होता है तो सबको होता है, वो सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है वो लॉस। लेकिन उनके जितना उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, जितना उनका हिस्सा है, सिर्फ उतना ही उनको लॉस बियर करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। In the face of financial difficulties, all the shareholders in the company have to contribute to the debts of the extent of their shares in the company's capital। वही मैंने बात बता दी कि जितना उनका शेयर है कंपनी में उतना उनको बियर करना पड़ेगा। ये हमने लाइबिलिटी में भी डिस्कस कर लिया था ये अच्छी तरीके से।
द रिस्क ऑफ लॉसेस थस गेट्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ कंपनी। तो जो रिस्क होता है कंपनी का वो लार्ज नंबर में बढ़ जाता है। जो ज़्यादा, मान लीजिए 1 लाख मेंबर है, कंपनी को लॉस हुआ है 1 करोड़ रुपए का, तो सब में कितना कितना बट गया, कितना कितना बट गया, सिर्फ 100 रुपये आया है एक जने के। तो ऐसे क्या होता है कंपनी के, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप इसको सच मत मान लेना, सिर्फ एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। तो उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग उनका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा जो कंपनीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। कल हम पढ़ेंगे कंपनीज़ के एडवांटेजेस कंपनी के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, जय श्री श्याम।